बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन आज पदभार संभालेंगे। सुबह 11:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पदभार संभालेंगे। इससे पहले वे आज दिल्ली के झंडेवालन मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे। साथ ही नबीन बंगला साहिब गुरुद्वारा भी गए। सुबह 11:15 पर प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के होने वाले अध्यक्ष नितिन नबीन का भाषण होगा। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। उनके अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार नहीं होने की वजह से यह तय हो चुका है कि वे पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। आज उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने का औपचारिक ऐलान होगा। इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का विस्तारित कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये नवीन कार्यकाल आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं नितिन नबीन के इस नवीन कार्यकाल को? नहीं, नितिन नवीन में नया और पुराना दोनों का मेल है बहुत जबरदस्त। नया जिस उम्र से वो आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो भविष्य के लिए काफी कुछ बताता है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि उनको चुनने का मतलब है कि पार्टी अपनी कंटिन्यूटी जारी रखना चाहती है। किसी बड़े को, किसी ज्यादा वजनदार को पार्टी अगर आज के तारीख में चुनती है अध्यक्ष, तो उसको अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखना या इसको आगे चलाने में दिक्कत होती। और अभी बीजेपी जिस स्टेज पे है, राजनीति के स्टेज पे जिस तरह से है, राज्यों की स्थिति, केंद्र की स्थिति या खुद नरेंद्र मोदी की स्थिति जितनी ताकतवर है, उसमें किसी भी किस्म की ढिलाई हो या किसी बदलाव से नुकसान हो, ये पार्टी नहीं अफोर्ड कर सकती। तो इसलिए नितिन नवीन एक तरह से एकदम नए हैं, हम उम्र के हैं, काफी बेदाग छवि है उनकी, ऊर्जा से काम भरे हुए हैं। नए लोगों, उनके साथ नए लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, खास तौर से पार्टी के नए वर्कर्स की, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी की कमान किसी भी ऐसे आदमी को दी जा सकती है जिसकी वैसे चर्चा कुछ नहीं है, जिसका कद अभी बहुत बड़ा नहीं माना जाता था। ये सबके लिए कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह बढ़ाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी है कि उनको ले आना, पार्टी के जो भी अभी चलाने वाले लोग हैं उनको सेफ लगा कि कंटिन्यूटी अगर रखनी है मौजूदा मोमेंटम को पार्टी के हिसाब से, तो नितिन नवीन उसमें सबसे बेहतर साबित होंगे। तो एक लेवल पे ये कंटिन्यूटी भी है और दूसरे लेवल पे ये चेंज है। चेंज माने जनरेशन का चेंज भी है। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी पार्टी का किसी को चार्ज मिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सामान्य हर कार्यकर्ता को इससे उत्साह आया होगा। और इससे मुझे लगता है कि राजनीति में जो दूसरी पार्टियां हैं, परिवारों के आधार पर चलती हैं या एक एक नेता के आधार पर चलती हैं, उनको सबक भी सीखना चाहिए कि अगर आपको नई पॉलिटिक्स करनी है तो नए लोगों को भी आगे ले आने का आपको दम होना चाहिए। उनके साथ नई ऊर्जा आती है, नई सोच आती है। अभी हम लोग भाषण सुनेंगे तो फिर ये भी समझ में आएगा कि हम जैसा अभी तक आंक रहे हैं नितिन नवीन को, नया और कद में छोटा, वो कितने बड़े हैं, क्योंकि उस भाषण से भी ये संकेत मिलेगा कि वो क्या सोच के आए हैं। 1 महीने से करीब वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनके दिमाग में भी काफी सारी चीजें आई होंगी, काफी चीजें उन्होंने देखी समझी होंगी। पार्टी वर्कर के तौर पे भी उनको काफी अनुभव है। तो उन सबको मिला के वो क्या बोलते हैं उस पर भी नजर हम सब रखेंगे कि उन उससे उनके कामकाज की दिशा दिखाई देगी।
अक्कू जी, काम काज की दशा तो दिखाई देगी, लेकिन आप आज उनके भाषण से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो ये कहें कि अब इतने प्रतिशत जो है पार्टी के ऑफिस बीरर जो है वो 60 साल से कम उम्र के होंगे, क्योंकि एक जनरेशनल चेंज हुआ है इसलिए कार्यकारिणी के अंदर, और इसीलिए जो ऑफिस बीरर हैं उनके अंदर भी एक जनरेशनल शिफ्ट देखा जाना चाहिए? दीपक जी, जहां तक सवाल है कि नितिन नवीन के क्या भाषण होगा, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी ये होगा कि मोदी जी और अमित शाह का क्या भाषण होता है। असली डायरेक्शन वो तय करेंगे, वो एक दिशा देंगे। और नितिन नवीन भी कोई लिखित पढ़त वाला मुझे नहीं लगता कि भाषण होगा, तो सीधी सीधी बातें होंगी ऊर्जा से भरने की, युवाओं को युवाओं में आगे लाने की। और ये जो चेंज है, ये अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी अब एक चेहरों की राजनीति से थोड़ा और ऊपर जाना चाहती है। एक दो चार चेहरे जो बन गए, उनके बाद के चेहरों को बनाने की प्रक्रिया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क दूसरों को दिखता होगा, लेकिन मतलब हम ऐसे लोगों को दिख सकता है, लेकिन ये पार्टी की सोची समझी नीति के तहत हो रहा है। और क्योंकि उनको समझाने वाले, दिशा देने वाले, चीजों को महत्वपूर्ण मामलों में निर्देश तक देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं वहां पर। और वो लोग जो हैं वो बताएंगे कि कैसे पार्टी चलेगी, कैसे पार्टी की जाएगी, आगे बढ़ाई जाएगी। जहां तक 60 साल से कम वालों को पद देने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों की कोई घोषणा की जाती है। कोई घोषणा नहीं होती है। सिर्फ ये जरूर कहा जाए, हम दलितों को, महिलाओं को इस 2045 तक विकसित भारत बनाने के मुद्दे पर हम कैसे कैसे काम करेंगे, क्या रणनीति होगी। और ये आप एक इस पार्टी दो हिस्से कर सकते हैं। एक मूल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता युवा मोर्चा। आप ये मान के चलिए कि नितिन नवीन अभी उस युवा मोर्चा से थोड़े से आगे के अध्यक्ष हैं। और उनको एक दिशा देने के लिए, दशा देने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उस बदलाव से राजनीतिक दलों के लिए तो खैर संदेश जो हैं। अक्कू जी का ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं सीधे मनोज सिंह जी के पास चलता हूं। मनोज सिंह जी, आपका मेट्राइज का काम भी राजनीतिक पॉलिटिकल विश्लेषण का है, और नितिन नवीन से आपका जरूर इंटरेक्शन हुआ होगा। बिहार के जो चुनाव हैं, किस तरह की इलेक्शन मशीन को वो मानते हैं, और किस तरह की इलेक्शन इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी हाल ही के दिनों में करती रही है उससे वो मुतमईन है? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात है कि नवीन जी पिछले छत्तीसगढ़ के चुनाव से सेंट्रल के नजर में आए हैं, और बिहार के चुनाव में उन्होंने एक अपनी पहचान दोनों नेताओं के बीच में, जो ऊपर के टॉप के नेता माने जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि पार्टी में पूरी तरह से वर्चस्व आज के डेट में माना जाता है, तो उनके नजर में आया और उनके कामों को लेकर काफी सराहा भी गया कि किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट को इन्होंने बहुत सरलता के साथ निभाया है। और चुनाव में होता क्या है, अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से आप मोटिवेट कर पाते हैं, कितने सहजता के साथ मिलते हैं और उनको एक गाइडलाइन देते हैं। तो नितिन नवीन इस माने में काफी आगे हैं। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद जो इनकी, अभी अरविंद जी बोल रहे थे कि भाई अब इनके भाषण से पता चलेगा कि वो आगे का क्या रूपरेखा है। मेरा मानना है कि वो शायद कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी अपना दिशा को उन्होंने अपने भाषणों में भी लाएंगे कि चूंकि शुरुआती के दो उनके जो दौरे हुए हैं वो साउथ से हुए हैं, दक्षिण भारत से उन्होंने दौरा लगाया है, और तीसरा उनका जो दौरा हुआ है वो बिहार से हुआ। तो बिहार में एक सम्मान के रूप में उनको बुलाया गया था कि बिहार का बेटा को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये दिशा एकदम निर्धारित कर दिया गया है कि इनका जो नितिन नवीन का चुनाव हुआ है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया है कि जो आने वाले कुछ सालों में 5 स्टेट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इनकी भूमिका को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बंगाल देखिए कायस्थ के रूप में ये हैं, बिहार से हैं, रांची से जन्मे हुए हैं, इनके पिताजी भी एक राजनीतिक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रह चुके हैं, और बिहार में उनकी भी एक अच्छी भूमिका रही थी। तो नितिन नवीन के बाद बंगाल में माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा
कहीं कायस्थ वोट है तो वो बंगाल में है, और ये भी माना जा रहा है कि शायद उन वोटरों को ध्यान में रखकर इनका जो चुनाव हुआ है उसको किया गया है। तो कहीं न कहीं ये निर्धारित, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि आने के साथ अभी तक क्या था कि 60% का कभी माना गया कि जेपी नड्डा जी का परफॉर्मेंस रहा, इलेक्शन को ध्यान में रखकर कहा जाए, तो अब नितिन नवीन के लिए आने के साथ ही बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, ये सब जो स्टेट के चुनाव हैं, ये सारे बीजेपी अगेंस्ट चुनाव होने जा रहे हैं। एक असम को छोड़ दिया जाए तो वहां भी ये अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से दिखा पाते हैं और कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर आगे बढ़ाएंगे, ये देखने की बात है। और सबसे बड़ा इनका चैलेंज जो होगा वो बंगाल में होगा, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई सालों से वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ममता के शासन को समाप्त कर कर वहां अपने आप को लाया जाए, तो ये महत्वपूर्ण होगा कि कहाँ नितिन नवीन उसमें सफल हो पाते हैं। और आने वाले वर्षों में अभी भाषण के साथ, उनके स्वागत के साथ कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखना होगा, और इसके बाद हम निर्धारित करें कि नितिन नवीन कितने सफल होंगे। ठीक है, अक्कू जी के पास चलते हैं। अक्कू जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या निकलता है, जेपी नड्डा के क्या भाषण में निकलता है, इससे पार्टी का एक डायरेक्शन तय होगा। लेकिन नितिन नवीन के भाषण को आप किस तरह से उनका आकलन करेंगे, किस तरह से उसका विश्लेषण करेंगे, क्या उम्मीदें करते हैं आप नितिन नवीन के भाषण से, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के अलावा? मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री और नड्डा जी के भाषण के अलावा अगर वो जितना भी कहेंगे वो पूर्व की बातें करेंगे। पूर्व में पार्टी कैसे बढ़ाई गई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या किया गया, कैसे लक्ष्य रखे गए, कैसे लक्ष्य को पाया गया, और हमें अब लक्ष्य को कैसे आगे पाना है। तो ये इनका चुनाव सिर्फ 5 राज्यों के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिए आप। ये ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप माइनस ये जो जाति की बात की जा रही, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ बहुत बड़ा प्रभाव होने जा रहा है। ये उनके पूरे युवा होने का, उनके काम करने की शैली का, और चुपचाप काम कैसे किया जाता है, जो सबसे बड़ी बात है। ये नितिन नवीन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इत्तेफाक से जब मेरा कार्यकाल वहां हिंदुस्तान में रहा तो वो अक्सर आते थे, मिलते थे, और आज की तारीख में भी मैं देखता हूँ वो उतने ही शालीन है, उतने ही सभ्य हैं, उतने ही झुक करके बात करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कला है उनमें। उनमें कोई ईगो अभी तक तो कम से कम नहीं दिख रहा। पिछले 1-1.5 महीने में जिससे मिलते हैं भैया प्रणाम करके करते हैं, छोटा है बड़ा है, और वो उनकी जो इमेज है वो उसको मुझे नहीं लगता कि वो कहीं कतरेंगे अपने आप। वो उसको बनाए रखना चाहेंगे। उससे बहुत बड़ा फायदा एक ये होगा कि वो युवाओं के साथ वृद्धों को भी, जो अपने से ज्यादा उम्रदराज लोग हैं उनको भी साथ रख सकेंगे, और साथ साथ नए लोगों को कनेक्ट करेंगे। नए लोगों को कनेक्ट करके जुझाना इनका सबसे बड़ा काम होगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो युवाओं पर उनका भाषण ज्यादा केंद्रित हो जाएगा पुरानी उपलब्धियों के अलावा, और वो उसी हिसाब से आगे करने की बात करेंगे और 2047 का लक्ष्य लेके चलेंगे। 2047 का लक्ष्य लेने में ये रहें ना रहें, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होगा उनका कि हम प्रधानमंत्री के, ये लाइन होगी कि हम प्रधानमंत्री के की उम्मीदों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम कैसे अपने वटवृक्ष, पार्टी के वटवृक्ष को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हर परिवार के पास तक पहुंचना हमारा उद्देश्य होगा। जाति, कोई धर्म जाति वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सब एक कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे उनका पूरा भाषण केंद्रित होना चाहिए या होगा। हम देख लेंगे अभी, और फिर उसके बाद और भी बात की जा सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनके भाषण में कुछ जो बिंदु होंगे वो अट्रैक्ट करने के लिए काफी होंगे, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा भाषण जो होगा वो पुरानी उपलब्धियों का होगा, पुराने कार्यकाल का होगा, लोगों की सराहना का होगा, सन 80 से भारतीय जनता पार्टी के गठन से जो हो रहा है उसका होगा, और जो हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जो विस्तार किया है उसकी उपलब्धियों को और आगे ले जाने का होगा। ठीक है, सीधे चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या शेड्यूल है, क्या पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम है आज का, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए।
देखिए दीपक जी, 11:15 बजे प्रधानमंत्री यहाँ इस दफ्तर में पहुंचेंगे और 11:15 बजे उनके पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने या निर्वाचित होने की घोषणा के लक्ष्मण, जो चुनाव अधिकारी, इसी मंच से पीछे वाला जो मंच आप देख पा रहे होंगे उसी मंच से करेंगे और उनके मंच से घोषणा के बाद ही समझा जाता है कि जो सीट शेयरिंग है, पहले जो जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के बीच में बैठते थे, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में बैठते थे, लेकिन वो सीट शेयरिंग करेंगे। उसके बाद ये से अनाउंसमेंट के बाद ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले स्वागत भाषण ही, मतलब आउटगोइंग प्रेसिडेंट के रूप में जेपी नड्डा का भाषण होगा। उसके बाद नितिन नवीन का भाषण होगा, सबसे अंत में प्रधानमंत्री का भाषण होगा। तो ये 3 कार्यक्रम यहाँ से होने वाला। फिर आप जो देख पा रहे हैं इसी रास्ते से होके पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर जो आग ऊपर बैठे हुए हैं, सभी बीजेपी दफ्तर, पार्टी अध्यक्ष का जो कार्यालय है ऊपर में 4थी फ्लोर पे है, उसी दफ्तर में जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि बीएल संतोष, विनोद तावड़े जैसे बड़े नेता भी सामने की ओर खड़े हैं। उसी जगह पे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के मेंबर और पार्टी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, सबको बैठने की व्यवस्था ऊपर ही की गई है। उसी वहां से लेके पार्टी के कक्ष में ले जाएंगे और यहाँ विधिवत उनके चेयर पर बैठाई जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम 3 घंटे का रहने वाला है। ऐसा आपने भी जिक्र कहते हैं, सबसे प्रमुख भाषण जो होगा आज प्रधानमंत्री का होगा, जिसे मेरे पास जानकारी, नितिन नवीन जब उनके लिए स्वागत समारोह किया जा रहा है तो वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो उनका भाषण कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा, 10 मिनट का भाषण का है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण अभी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री क्या उम्मीद करते हैं नितिन नवीन से, खासकर नए बीजेपी अध्यक्ष से, वो उस बात का उल्लेख हो सकता है। और संभवतः उनके आने की सूचना भी धीरे आ चुकी है, सारे मंत्री आ चुके हैं ऊपर, सिर्फ प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया था। प्रधानमंत्री के आने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये पूरा शेड्यूल आज का रहने वाला है जी। लेकिन मैं एक और चीज दिखा दूं आपको, आप दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये 3 रो बनाए गए। ये जो पहला रोप आप देख रहे हैं, इसमें पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, अलग अलग स्टेट्स के, उनके लिए ये पूरा कैटेगरी है। और उसके बाद बाई ओर जो देख पा रहे हैं, वो बिहार से बुलाए गए लगभग 1000 विशेष कार्यकर्ता, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से ही आते हैं, तो इसलिए 1000 बिहार से आए गए बीजेपी के विशेष कार्यकर्ता यहाँ आए हुए, उनको आमंत्रण करके बुलाया गया। और मेरे ठीक दाईं ओर दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, जो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ है। तो तकरीबन यहाँ कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग यहाँ हैं और इससे ज्यादा भीड़ तो बाहर सड़कों पे है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है उस पर है। और चूंकि आपने अब देखा होगा तो आईटीओ से लेकर के मिंटो रोड लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, तो दोनों रास्तों पर जबरदस्त भीड़ है। इसलिए भीड़ की अंदेशा को देखते हुए पहले ही बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए, ताकि जो लोग पार्टी के दफ्तर में अंदर नहीं आ पाए वो बाहर रह के देख पाए। तो ये कार्यक्रम आज का रहने वाला। ठीक 11:15 बजे प्रधानमंत्री के आने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ हो जाएगी। जी दीपक जी। ठीक है कमलेश, आपने विस्तार से बताया कि कैसे 11:15 बजे प्रधानमंत्री के आने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जेपी नड्डा का भाषण होगा, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन जेपी नड्डा भी करेंगे और उसके बाद नितिन नवीन भी करेंगे। आपने बताया नितिन नवीन का भाषण छोटा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण से एक डायरेक्शन भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलने वाला है उसके आउटलाइन होने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलता हूं अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद मोहन जी, एक खबर ये आ रही है कि अब जो 70% लोग जो है 60 वर्ष से कम आयु के होंगे, ये किस तरह का पीढ़ीगत बदलाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि सभी लोग जो अभी भारतीय जनता की पार्टी के फोर फ्रंट में हैं वो 60+ ही बताए जाते हैं। होगा खासतौर से ऐसी कैडर बेस्ड पार्टियों में सीनियरिटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता 50 वर्ष तक। जो भी कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ डायरेक्शन मानते रहते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टियों में भी हमने देखा है, ये संघ में भी देखा है कि संघ का पदाधिकारी तभी बनता है जब वो लगभग घिस चुका होता है सब तरफ से, और उसकी पर्सनालिटी में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। वो जो भी संगठन जिम्मा देगा वो अपना काम करता रहता है आंख मूंद के। तो बीजेपी में भी जो कार्यकर्ता इस तरह से लगे रहे हैं 80 से, अब तो 40 साल हो गया, तब जिनकी उम्र शुरू हुई है जिन लोगों की 40-45 साल में, वो सब अब 60+ वाले ही होंगे। उससे नीचे के कार्यकर्ता पुराने बचे नहीं होंगे। तो अगर
60 की सीमा किसी किस्म से बांधी जाती है ऑफिस बेरर के चुनाव में, बाकी जिम्मेवारियां देने में। मुख्यमंत्रियों के चुनाव में भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्रियों के चुनाव में भी ये सीमा एक तरह से पार्टी ने मानी है। प्रधानमंत्री खुद ही लगातार इस बात के लिए 75 की सीमा उन्होंने पहले ही दफे में बांध दी और उसको लेकर पार्टी में काफी मुखलोवल भी हुआ, काफी सीनियर लोग उससे किनारे हुए और आज तक अब ये चल रहा है। बल्कि बात उलट के अब ये भी हो रहा है कि 75 पूरा होने पे खुद वो क्या करने हो। तो इस तरह की चीजें जब अगर होंगी कि 60 की सीमा बांधी जाएगी तो मुझे लगता है कि पार्टी का एक बहुत ही पुराना जो कैडर है वो खुद ब खुद इस रेस से बाहर हो जाएगा इस सीमा की रेस। और अगर ये फैसला पार्टी बड़े स्तर पे करती है और लागू करती है तो मुझे लगता है कि वो पार्टी के हित में एक नए तरह की ऊर्जा तो ले आएगा, लेकिन अनुभव वाली चीज जो है वो अपनी जगह, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं मैं मानता हूं कि वो अब जैसे आडवाणी जी आके सरकार में कुछ करते न करते क्या बात है, लेकिन आडवाणी जी का अनुभव या जोशी जी का अनुभव, इस किस्म के लोग जो अगर पार्टी में हैं तो मुझे लगता है वो एसेट हैं पार्टी के लिए। आज की तारीख में यही जो गिनती हम ऊपर के लोगों की कर रहे हैं, राजनाथ जी हों या प्रधानमंत्री हों, इन सब लोगों का अनुभव पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक किस्म का एसेट है। तो अगर ये बदलाव होता है तो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा होगा। तो एक और तो पार्टी को काफी ऊर्जा नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से नए लोग आते हैं तो नए तरह से काम करते हैं, फिर उनमें ज्यादा जोश भी होता है और शरीर भी ज्यादा बोझ लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अनुभव वाला पक्ष भी उसमें निश्चित रूप से कम पड़ेगा। और इस पार्टी को, बीजेपी को 2 सीट से यहाँ तक पहुंचाने में मेरे ख्याल से यही जनरेशन जो है जिसको आज हम गिन रहे हैं 60 प्लस की, इसी जनरेशन ने पार्टी को 2 सीट से लेके यहाँ तक पहुंचाया है। और इस बीच आइडियोलॉजिकल बदलाव भी हुए हैं, आइडियोलॉजिकल भटकाव भी मैं कहूँगा कि पार्टी एक दौर में गांधीवादी समाजवाद को अपना लक्ष्य मानती थी और उससे पार्टी अब कहाँ आई है। तो वो सब करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाला ये ग्रुप है जो 60 प्लस का है मोटे तौर पे। तो अगर उसको पार्टी किनारे करने का फैसला कर लेती है कि जिम्मेवारियां देने में या पद देने में उनका नंबर नहीं आएगा, तो ये एक मेजर शिफ्ट है। और 14 में हम ये देख चुके हैं कि 75 की सीमा ही जैसे बंधी है, उसी में क्या क्या हो गया, काफी कुछ। तो अगर 60 की सीमा बनती है तो ये मेरे ख्याल से पार्टी के लिए, पुराने लोगों के लिए काफी मुश्किल पैदा करेगा। और हो सकता है कि इससे एक जो अभी उत्साह दिखाई दे रहा है वो एक अलग किस्म की खदबदाहट में, पार्टी की गुनगुनाहट अंदर अंदर काफी चीजों के लेके शुरू हो सकती है। मुझे अभी भी जल्दी उम्मीद नहीं है, बनाने को बनाएंगे, लेकिन ये घोषणा करके बनाएंगे या ये नीति के तौर पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ये मुझे लगता है कि अभी नहीं होगा। पिछली दफे 75 वाली बात तो घोषणा करके हुई है कि 75 प्लस के लोगों को नहीं वैसे जिम्मा देना है, लेकिन 60 वाले में मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि वो बनने को लिस्ट बनेगी। तो हो सकता है कि सब लोग नए उम्र के हों और अध्यक्ष बनने में भी तो और भी कम उम्र को ध्यान रखा गया, लेकिन एक सीमा घोषित हो जाए या कोई कायदा बन जाए, ये मेरे ख्याल से अभी नहीं होना चाहिए। होगा तो उससे भुनभुनाहट होगी और अभी जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो मध्यम पड़ेगा, क्योंकि नितिन नवीन को अभी अपने सीनियर्स के आशीर्वाद और सहयोग की भी जरूरत है। पार्टी उनकी ही है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई और दुनिया से आए हुए लोग हैं। उन्होंने ही पार्टी को खड़ा किया है, उन्होंने ही पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है और बहुत मेहनत की है लोगों ने। नहीं तो जनसंघ या बीजेपी इस देश की पॉलिटिक्स में हाशिए की पॉलिटिक्स ही करती रही है। पिछले 30 साल से 25 साल से अगर पार्टी इस पोजीशन में आई है कि आज वो हर जगह उसका डंका बज रहा है, तो ये ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पे ही आई है। तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये घोषणा करके होगा। हो सकता है हम सब लोग मानेंगे और ये होगा भी, स्वाभाविक ही है कि नया अध्यक्ष आएगा और युवा अध्यक्ष आएगा तो वो अपने साथ की टीम बनाने में वो नौजवानों को प्रेफरेंस देगा, नए लोगों को प्रेफरेंस देगा। तो ये बात तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये घोषणा करके किया जाता है तो इससे मुझे लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा।